आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन लैंगेविन का सिद्धांत पढ़ेंगे और वो भी अणुचुंबकत्व के बारे में। इसकी थ्योरी आपको मैं बता चुका पहले। डेरिवेशन कैसे करोगे तो देखिएगा, आपने एक सिद्धांत पढ़ा है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का, ठीक है। कोई भी पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल्स की संख्या प्रोपोर्शनल होती है e⁻e/kT। आई बात समझ? मीन्स आप मैक्सवेल बोल्ट्जमान का प्रिंसिपल काम में लोगे और वहाँ पर जितनी प्रोबेबिलिटी होती है, एक इम्पोर्टेंट थिंग बता दे, जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, उसको अपन dn से डिनोट करेंगे और एनर्जी जो E होती है वो स्थितिज ऊर्जा U से डिनोट करेंगे और U का फॉर्मूला होगा -m.b। आगे बढ़ेंगे तो -mb cos थीटा। शुरू करते हैं अपन। थ्योरी आपको बताई हुई है, अपन ये इमेजिन करके चलते हैं कि ये जो अणुचुंबकत्व का लैंगेविन सिद्धांत है ये 3D के लिए एप्लीकेबल रहता है। और 3D के लिए एप्लीकेबल है तो आपने एक नाम सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। इसके बारे में भी बताएंगे। पहले अपनी हेडिंग लगाते हैं, अणुचुंबकत्व का लैंगेविन सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में बोलना चाहो तो प्रिंसिपल ऑफ लैंगेविन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अपन ये मान के चलते हैं कि किसी भी गोले का कोई भाग काटे। मैंने गोला क्यों बोला? क्योंकि मैंने कहा आपको अपन स्टेरेडियन पढ़ेंगे और स्टेरेडियन एक गोले का ही भाग होता है, गोले का भाग। और वहाँ पे क्या बनता है जी? कोई ना कोई घन कोण बनता है। घन कोण बनता है, इसका मीनिंग क्या है? 4 पाई का एंगल वहाँ पे बनता है। अपन मान के चलते हैं गोले का कोई भाग है और अपन इसको यूँ डिनोट कर देते हैं कि ये कोई गोले का भाग है, जिसके डायग्राम समझ आ जाता है। फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम पे ही अपन डायरेक्शन लिखते हैं। ये मान लो इसका केंद्र बिंदु कोई O है, ठीक है। यहाँ से बाहर कोई बिंदु है, मान लो P। मैं ऐसे कोई रेखा खींच देता हूँ और कह देता हूँ कि ये जो दूरी है वो क्या है? R। यहाँ से यहाँ पे नॉर्मल डाल देता हूँ, यानी कि रेखा खींच देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई लाइन खींच देता हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ बनने वाला एंगल थीटा है और यहाँ बनने वाला एंगल कोई छोटा एंगल d थीटा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबवत दूरी होती है y दिशा में है, r का y घटक, मीन्स अपन क्या लेंगे जी? r साइन थीटा। समझ आई बात? मैं कहूँ ये इतना क्या रहा कि ये क्या है? कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या से निकालेंगे तो क्या रहेगा? r d थीटा। क्योंकि इसके लिए ये चाप की लंबाई है तो क्या ध्यान रखोगे आप? यहाँ पे r d थीटा हो गया, ठीक है। तब मैं कहूँ स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है? तो स्टेरेडियन को आप d ओमेगा से डिनोट करते हो, ठीक है। तो एरिया में यदि दूरी के स्क्वायर का डिवाइडेशन आप दे देते हो, मीन्स ds अपॉन क्या हो गया जी? r²। स्टेरेडियन की परिभाषा है। आपके पास क्या निकालना है? आपको ds का मान निकालना है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। वृत्त बन रहा है, ठीक है, और वृत्त का जो पैरामीटर होता है वो 2πr होता है। तो मैं इस वाले छोटे वाले की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा जी? 2πr। r की जगह क्या आ गया? डिस्टेंस कितनी है? r साइन थीटा। इसी प्रकार मैं आपको यदि कहूं कि बड़े वाले का क्या है तो क्या है जी? r × d थीटा। तो टोटल एरिया, मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल निकालने के लिए कोई भी दूरी होती है S1 और S2 का योग करते हो, लेकिन जब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो दोनों को मल्टीपल करते हैं। मीन्स ds क्या होगा? 2πr साइन थीटा मल्टीपल क्या हो गया जी? r d थीटा। समझ आई बात? ये कॉन्सेप्ट रट लो। फिजिक्स में जब अपन इस प्रकार की सिचुएशन में टोटल निकालते हैं तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करो तो ds = 2πr²
साइन थीटा और साथ में क्या आ गया डी थीटा। इसको कोई इक्वेशन अपन 2 मान लेते हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से आप क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा इक्वल डी एस की जगह वैल्यू पुटअप करिए 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। डी ओमेगा क्या निकला 2 पाई, साथ में क्या है जी साइन थीटा डी थीटा। मीन्स जब भी अपन बात करेंगे घन कोण का मान तो आपको क्या ध्यान होना चाहिए 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। समझ आए यहाँ तक? इसको अपन कोई नेक्स्ट वाला इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन है 3। अब यहाँ से आगे अपने को बढ़ना है। तो मैंने बताया था मैक्सवेल का हम मिलेंगे और मैक्सवेल में परमाणुओं की संख्या e⁻⁰e/kT के इक्वल होती है। देखिएगा, ठीक है, देखिएगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। और अपन मान के चलते हैं कि जो अनुचुंबकीय मटेरियल आपको दिया गया है उस पर कैपिटल N परमाणु है और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होता है जी, पार्टिकल्स की संख्या जो N होती है वो प्रोपोर्शनल e⁻⁰e/kT। 3 इक्वेशन हो गए थे, इसको अपन ने मान लिया 4। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपन ओनली क्या काम में लेंगे, स्थितिज ऊर्जा। मीन्स जो अपना मटेरियल होगा वो गति करता हुआ नहीं रहेगा और स्थितिज ऊर्जा U का मैग्नेटिक फील्ड के रूप में रिलेशन क्या होता है -m क्या हो गया जी B। U इक्वल -m B डॉट हटा दिया, क्या आ गया जी कोस थीटा। इक्वेशन क्या मान लिया अपन ने इसको 4। अब मैं कहूँ कि प्रायिकता क्या होती है, तो मैथमेटिक्स की प्रायिकता अलग होती है और फिजिक्स की प्रायिकता अलग होती है। मीन्स अपन कहें कि ये जो प्रायिकता का मान होता है, मीन्स अब अपन निकाल रहे हैं प्रायिकता कि किसी भी स्टेट में पार्टिकल्स के पाए जाने की क्या सिचुएशन है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रायिकता बोल रहे हैं। और यह भी किसके प्रोपोर्शनल होती है e⁻⁰e/kT। अब मैं कहूँ E की जगह में वर्ड काम में कौन सा लूँगा U, क्योंकि एनर्जी कौन सी है अपने लिए स्थितिज ऊर्जा है। समझ आई इतनी बात? अब अपना नेक्स्ट टास्क क्या है कि आप U की वैल्यू पुटअप कर दीजिए और आगे बढ़िएगा। इसको कोई इक्वेशन 5 मान लीजिए। समीकरण 4 से 5 में मान रखने पर dN इज प्रोपोर्शनल e⁻⁻+ हो गया जी mb कोस थीटा अपॉन क्या आ गया kT। इस प्रकार का इक्वेशन है, फिजिक्स में लिखा है तो आप यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट ले लोगे, लेकिन जब प्रायिकता की बात आती है तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है dN/d⁻। ठीक है, तो यदि मैंने कहा प्रायिकता है तो dN के नीचे क्या आएगा जी ओमेगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या आएगा ओमेगा। तब मैं कहूँ कि dN क्या मिला अपने को प्रोपोर्शनल e⁻mb कोस थीटा डिवाइडेड बाई kT, साथ में क्या मिल गया d ओमेगा। प्रोपोर्शनल को हटाया, कांस्टेंट c अपॉन kT, साथ में क्या आ गया जी d ओमेगा। इसको अपन मान सकते हैं इक्वेशन 6। मैं आपको कहूँ कि d ओमेगा क्या है, तो d ओमेगा की वैल्यू अपन निकाल चुके, क्या थी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। मीन्स समीकरण 3 से मान रखने पर तो dN इक्वल c e⁻mb कोस थीटा डिवाइडेड बाई kT डॉट, वैल्यू याद हो गई होगी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई साइन थीटा, साथ में क्या आ गया जी डी थीटा। ये हो गई अपने लिए इक्वेशन 7। अपन ने dN का मान निकाल लिया। अब पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, अपन मान के चलते हैं कि पार्टिकल की जो लिमिट होती है, क्योंकि ऐसा इक्वेशन फिजिक्स में मिलने के बाद आपका माइंड डायरेक्ट वर्क करना चाहिए कि इसकी लिमिट अपन क्या ले सकते हैं। तो dN की लिमिट देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पार्टिकल 0 से कहाँ तक n तक, इसका मतलब क्या है पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता 0 से कहाँ तक हो सकती है n तक हो सकती है। उसी प्रकार मैं कहूँ हमें थीटा की लिमिट बताइए, तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी जी 0 से पाई तक। क्यों होगी देखिएगा, इस प्रकार का डायग्राम था अपना और अपन ने इसको आधा काटा था और आधे के ऊपर यहाँ पर कुछ लिया था और ऐसे मिलाया था। यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँचे 2 पाई का एंगल बना जी। ठीक है,
अपन ने कितना काटा, आधा। तो यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक ही अपन पहुँचे हैं, तो यहाँ तक क्या रहा, पाई। नीचे वाला लिया नहीं अपन ने, मीन्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 to पाई। आई बात समझ। लिमिट जो बच्चा ले लेता है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और अपन लिमिट क्यों लेते हैं, क्योंकि जो भी कांस्टेंट अपने पास आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेते हैं। एप्लीकेबल कीजिएगा 0 to n dn दैट इक्वल 0 to पाई c e की पावर m b cos थीटा डिवाइडेड बाई के टी मल्टीपल बाई 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। आगे बढ़ेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो n 0 में लिख नहीं रहा, इक्वल c कांस्टेंट को बाहर, तो ओनली इतना ही बचाना, c साथ में 0 to पाई e की पावर एम बी कोस थीटा डिवाइडेड बाई के टी। 2 पाई को भी मैं यहाँ रख सकता हूँ 2 पाई सी, और साथ में साइन थीटा डी थीटा। इनको क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इनमें किसकी टर्म है, थीटा की टर्म है। यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट अपन सी की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या रहेगी, एन अपॉन 2 पाई 0 to पाई ई की पावर एम बी कोस थीटा मल्टीपल बाई साइन थीटा डी थीटा। ये हो गया समीकरण 8। सी का मान ये रहा, सी समीकरण 7 में रखने पर रख सकते हैं अपन, क्योंकि सी अपन ने निकाल लिया। रखिएगा, लैंग्वेज लिख लोगे आप, तो डी एन इक्वल एन ऊपर ई की पावर एम बी कोस थीटा डिवाइडेड बाई के टी मल्टीपल बाई 2b साइन थीटा डी थीटा। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे तब जाके अंत तक पहुंच पाओगे। e की पावर एम बी कोस थीटा साथ में साइन थीटा डी थीटा। 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, डी एन इक्वल एन ई की पावर एम बी कोस थीटा अपॉन के टी, साथ में क्या आ गया जी, साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 0 to पाई ई की पावर एम बी कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन जब होता है तो एक छोटी माइनर सा अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। समझ आया यहाँ तक? किसी के भी कोई दिक्कत होते ही कमेंट कर देना। अब मैं आपको कहूँ कि जब चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो वहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा, और चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा तो उसकी कोई ना कोई तीव्रता होगी। तो उसकी तीव्रता का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखना। अब अपन पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण एकांक आयतन पर पैदा होने वाला चुंबकीय आघूर्ण, और उसको डिनोट किससे करेंगे अपन, आई से। निकालते कैसे हैं देख लेना आप। यू के साथ किसका मल्टीपल कर दें यदि अपन, डी एन, मीन्स स्थितिज ऊर्जा में कितनी इसकी प्रायिकता है, वही क्या है इसका द्विध्रुव आघूर्ण है। और स्थितिज ऊर्जा यू को एम के पदों में अपन रखते हैं, तो एम के पदों में क्या हो गया जी, एम कोस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। इसको कोई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 9, और ये हो गया अपने लिए इक्वेशन 10। ठीक है, आप 10 और 9 से इजीली कैलकुलेशन कर लोगे। क्या करेंगे अपन, आइडिया लगाओ आप, dn का मान उठा के रख दो। ठीक है, रखिएगा। समीकरण 9 से मान रखने पर i इक्वल n 0 to पाई m कोस थीटा, n ले लिया अपन ने, साथ में e की पावर एम बी कोस थीटा डिवाइडेड बाई के टी साइन थीटा डी थीटा अपॉन 0 to पाई e की पावर एम बी कोस थीटा। ठीक है, इसमें भी तो के टी आता है ना, अपॉन के टी। मिस्टेक हो रही है ना, बड़ा डेरिवेशन है,
नीचे क्या आता है के टी, साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा के साथ डी थीटा। कुछ दिमाग लगा रहे होंगे कि यहाँ इंटीग्रेशन 2 आने चाहिए थे, लेकिन इंटीग्रेशन आपको ओनली एक ही लेना है। I इक्वल m को बाहर निकालो, m गुणा n, 0 टू पाई कोस थीटा e की पावर एम बी कोस थीटा अपॉन के टी साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 0 टू पाई e की पावर एम बी कोस थीटा अपॉन के टी मल्टीपल बाई साइन थीटा डी थीटा। अब अपन अपनी कैलकुलेशन पर्पज़ की वजह से कुछ एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं। अपन ये मान लेते हैं, देखना, इमेजिन मैं जो कैपिटल M इंटू एन है इसको क्या ले लेता हूँ आई नोट, ठीक है, और जो एम बी अपॉन के टी आ रहा है उसको अपन क्या ले लेते हैं एल्फा। अपने कोई कांस्टेंट डिफाइन कर दिए, ठीक है, क्योंकि ताकि अपन आगे बढ़े तो आगे इसका इंटीग्रेशन करने में अपने को बार बार नहीं लिखना पड़े और अपना टाइम बचे। देन क्या मिला आई इक्वल आई नोट 0 टू पाई कोस थीटा ई की पावर एल्फा कोस थीटा, साथ में क्या जी साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 0 टू पाई ई की पावर एल्फा कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब मैं कहूँ आप इसका इंटीग्रेशन कर दो और जो रिजल्ट आपके पास निकल के आए वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा फंक्शन यदि कहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, मीन्स यदि फंक्शन में कोस थीटा भी है और साइन थीटा भी है, इसका मीनिंग क्या है, आप पैरामीटर को रिप्लेस कीजिएगा और रिप्लेस करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। देखिएगा मैं कहूँ आपको कि मैं कोस थीटा को टी मान लेता हूँ, ठीक है, तब माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या हो गया जी डी टी, मीन्स जहाँ पे भी साइन थीटा डी थीटा है मैं क्या रख दूंगा माइनस से डी टी। जब इस प्रकार की सिचुएशन है तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लोअर लिमिट क्या है 0, तो कोस 0 इक्वल टी, कोस 0 का मान 1, मान क्या हो गया जी 1। ऊपर वाली रखोगे तो कोस पाई इक्वल टी, मान क्या है जी -1, नीचे से ऊपर, मीन्स टी की जो लिमिट होगी वो -1 से कहाँ नहीं 1 से कहाँ तक जाएगी -1 तक जाएगी। इस फॉर्म में चेंज कर दो इसको, आई इक्वल आई नोट, फॉलो कर रहे हो ना, प्रॉब्लम होते ही टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा लिमिट 1 टू -1 कोस थीटा को टी ई की पावर एल्फा टी साइन थीटा डी थीटा माइनस आ गया, यहाँ लगा दो माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 टू -1 ई की पावर कोस थीटा को टी तो एल्फा टी साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी, तो यहाँ लगा दिया अपन ने माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब तो आप इजीली कर सकते हो, इसको फर्स्ट डॉट सेकंड से कर दीजिएगा और कैसे मानते हो ILATE आईलेट से, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन लॉग वाला, ये ई की पावर वाला सबसे लास्ट में है, मीन्स इसको सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। और बताया था शायद एक दो क्लास पहले बताया था आपको कि ऐसा फॉर्मूला क्या है कि d/dx फर्स्ट डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन जब आपको करना होता है तो आप कैसे करते हो, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या करते हो पूरे का इंटीग्रेशन। आई बात समझ, एप्लीकेबल कर दो यहाँ पे। आई इक्वल आई नोट फर्स्ट ऐसा का ऐसा तो टी ई की पावर एल्फा टी का एल्फा टी डिवाइडेड बाई एल्फा का क्या लगेगा यहाँ पे भाग, ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा टी
माइनस नहीं प्लस एल्फा टी अपॉन एल्फा। इसका एक बार और करना है आपको, इसका मीनिंग क्या है, एक एल्फा यहाँ पे और आ जाएगा तो एल्फा स्क्वायर हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से -1 तक, ठीक है। नीचे वाले का कर दीजिए 1 की पावर एल्फा टी, नीचे क्या आ गया एल्फा, कहाँ से कहाँ तक 1 to -1, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखिएगा आई इक्वल आई नोट अपर लिमिट तो -1 की पावर माइनस एल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल्फा। आगे बढ़ो -1 की पावर माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई एल्फा स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म हो गई, फिर क्या आता है जी माइनस। यहाँ जल्दबाजी में आप गलती कर देते हो तो ये वाला तभी लिखा है, लोअर लिमिट 1 रखोगे तो 1 की पावर टी अपॉन एल्फा माइनस 1 की पावर टी अपॉन एल्फा स्क्वायर। ऊपर वाले का काम हो गया, इसी प्रकार नीचे वाले का कीजिएगा तो 1 की पावर माइनस एल्फा अपॉन एल्फा, फिर -1 की पावर एल्फा अपॉन एल्फा, ठीक है। आगे सॉल्यूशन कर लो, आई इक्वल आई नोट -1 की पावर माइनस एल्फा अपॉन एल्फा -1 की पावर माइनस एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर। माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। -1 की पावर एल्फा अपॉन एल्फा प्लस 1 की पावर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिएगा 1 की पावर माइनस एल्फा अपॉन एल्फा माइनस 1 की पावर एल्फा अपॉन एल्फा, ठीक है। एल्फा वाले को एक जगह कर दो और एल्फा स्क्वायर वाले को एक जगह। आई नोट तो माइनस बाहर ले सकते हैं ना यहाँ से अपन, ये लो माइनस, एल्फा भी नीचे ले लिया तो क्या रहा 1 की पावर एल्फा प्लस 1 की पावर माइनस एल्फा। इतना काम हुआ अपना। फिर आगे बढ़ो इस स्टेप पर, एल्फा स्क्वायर वाले में से 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर अपन ने बाहर लिया, ऊपर क्या रहा 1 की पावर एल्फा और साथ में -1 की पावर माइनस एल्फा, ठीक है। और नीचे क्या रहा, यहाँ से 1 अपॉन एल्फा बाहर लिया और मैं नेगेटिव साइन भी बाहर ले लेता हूँ तो क्या रहेगा 1 की पावर एल्फा माइनस 1 की पावर माइनस। अपन ने क्यों लिया, क्योंकि एल्फा माइनस एल्फा एल्फा माइनस एल्फा एल्फा माइनस एल्फा सेम टर्म अपने को बनानी थी, इस वजह से अपन ने ये वाला काम किया। अब मैं कहूँ ऊपर से माइनस और बाहर ले लो ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए, तो माइनस आई नोट, माइनस वाला प्लस हो गया प्लस वाला माइनस, तो 1 की पावर एल्फा प्लस 1 की पावर माइनस एल्फा अपॉन एल्फा माइनस 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर 1 की पावर एल्फा माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई, नीचे -1 अपॉन एल्फा है ही, 1 की पावर एल्फा माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। इस वाले टर्म का इसमें भाग दे दो तो देखिएगा यहाँ पे है नहीं तो ये इसके नीचे आ जाएगा, एल्फा से एल्फा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ अपन देंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा 1 अपॉन एल्फा। देखिएगा आई इक्वल आई नोट, फर्स्ट टर्म में डिवाइडेशन दिया तो एल्फा से एल्फा 1 की पावर एल्फा प्लस 1 की पावर माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई 1 की पावर एल्फा माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा माइनस एक एल्फा कम हो गया तो नीचे एक एल्फा रह गया, इसका इसमें डिवाइडेशन दिया तो 1 टाइम, फाइनली ये वाली टर्म अपने पास निकल के आ गई, ठीक है। फॉलो कर रहे हो अच्छे से। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है कि यदि कहाँ पे ऐसा लिखा है 1 की पावर एल्फा प्लस 1 की पावर माइनस एल्फा, और ये याद होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। ये होता है जी कोट हाइपरबोलिक x के इक्वल। आई बात समझ में, x नहीं है अपने पास एल्फा है तो यहाँ पे भी अपन क्या ले लेंगे एल्फा, तब आपको यहाँ से क्या मिलेगा i इक्वल आई नोट कोस हाइपरबोलिक एल्फा माइनस क्या मिल गया 1 अपॉन
एल्फा। और ये नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा था, 7वां था क्या, ठीक है। समीकरण 7 क्या है, प्रतिचुंबकत्व के लिए फाइनल जो सॉल्यूशन होता है उसका मान है। लेकिन अभी भी अपने पास वो वाली टर्म नहीं निकली कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड है कि नहीं, तब अपन इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। अब अधिकांश आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि ये जो कांस्टेंट है कोस हाइपरबोलिक एल्फा माइनस 1/एल्फा, इसको एक कांस्टेंट लिया जाता है एल एल्फा। तब आप ऐसे भी कर देना इसको आई इक्वल टू आई नोट, साथ में क्या आ जाएगा एल एल्फा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन पर्पज से अपन ने इसमें रिड्यूस कर दिया। यहाँ तक समझ आया। अब अपन पढ़ेंगे केस फेस्ट, मीन्स यदि मैं कहूँ आपको कि जो एल्फा का मान अपन ने क्या लिया था mv/kT, वो बहुत ज़्यादा है। यदि एल्फा का मान, केस फेस्ट देखना, इसके बाद यदि एल्फा का मान बहुत बड़ा है, ठीक है, तो एल्फा क्या था mv/kT, ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तब मैं कहूँ कि एल एल्फा का मान क्या होगा, तो देखिएगा कोस हाइपरबोलिक एल्फा क्या बनेगा जब mv/kT का मान बहुत बड़ा है, तो एल जो एल्फा है वो रिड्यूस हो जाएगा किसकी तरफ, 1 की तरफ, ठीक है, एक की तरफ चला जाएगा कि बहुत ही कम इसका मान मिलेगा। देन तब आपको क्या मिला, आई किसके बराबर होता है जी, आई नोट, जहाँ आई नोट क्या लिया था अपन ने, कैपिटल M इंटू एन लिया था, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एल्फा या जो भी पैरामीटर दे वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, देन आई इक्वल टू आई नोट। फर्स्ट कंडीशन से इतना हुआ, लेकिन टेम्परेचर की टर्म आएगी इसकी सेकंड वाली कंडीशन में, ठीक है। अभी वो भी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा केस सेकंड क्या कहा अपन ने, एल्फा का मान बहुत कम है, मीन्स एल्फा इक्वल टू mv/kT इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तब एल एल्फा क्या था जी, कोट हाइपरबोलिक एल्फा माइनस 1/एल्फा। इसकी वैल्यू पुटअप करो, e की पावर एल्फा प्लस e की पावर माइनस एल्फा, ठीक है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, e की पावर एल्फा होता है 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही चलता जाता है, और e की पावर माइनस एल्फा होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस एल्फा क्यूब बाई 6, ऐसे ही चलता जाता है। एक्सपेंड कर दो इसको, एल एल्फा इक्वल 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, अपोन नीचे क्या आ जाएगा एल्फा स्क्वायर बाई 2, नीचे वाले को क्यूब तक लेंगे, ठीक है, रीजन बता देंगे आपको, एल्फा क्यूब बाई 6, फिर माइनस है तो 1 में से डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस एल्फा माइनस एल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस एल्फा क्यूब बाई 6, और साथ में क्या चल रहा है माइनस 1/एल्फा। एल्फा से एल्फा चला गया, 1 से 1, ठीक है, और एल्फा स्क्वायर से एल्फा स्क्वायर अपन ने तब लिया है क्योंकि यहाँ ओनली एल्फा बचा है, तो इसकी 1-2 पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तब अपन कहाँ तक पहुँचे हैं क्यूब तक, ऊपर तो 2, ठीक है। तो एल एल्फा इक्वल 2 प्लस क्या हो गया, आधा और आधा 1, एल्फा स्क्वायर, नीचे देखिएगा एल्फा और एल्फा 2 एल्फा, फिर एल्फा क्यूब बटा 6, तो 2 एल्फा क्यूब अपॉन क्या हो गया 6, तो इसको आप क्या लिख सकते हो एल्फा क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस क्या आ गया 1/एल्फा। अब यहाँ से आगे बढ़ना आपको, लेकिन आपने एक नाम सुना होगा कि द्विपद प्रमेय, तो यहाँ से आगे आप बढ़ोगे द्विपद प्रमेय की सहायता से। और द्विपद प्रमेय क्या होती है कि कहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है तो उसका मान क्या होता है 1 प्लस nx, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिएगा एल एल्फा इक्वल 2 बाहर लिया ऊपर से मैंने, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2, नीचे आइए, नीचे में क्या बाहर लूँ ताकि यहाँ 1 बचे, क्या बाहर ले लिया 2 एल्फा, वहाँ पे क्या रह गया 1, इसमें है नहीं तो एल्फा क्यूब बट्टा 3, 2 एल्फा का क्या लग गया जी भाग, नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस 1/एल्फा। थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख दो, तो एल एल्फा इक्वल 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एल्फा
1 प्लस एक एल्फा कम हो गया तो एल्फा स्क्वायर बाई क्या आ गया 6 माइनस क्या है 1 अपॉन एल्फा। दोनों में से मैं 1 अपॉन एल्फा बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या रहा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया तो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 6 की पावर क्या हो गई -1। समझ आए? साथ में क्या रहा -1। नेक्स्ट देखिएगा, एल एल्फा इक्वल 1 अपॉन एल्फा, 1 प्लस एक्स की पावर n तो 1 माइनस एन एक्स। जब यहाँ प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है प्लस माइनस। क्या मिला अपने को 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर बाई 6, हाइयर पावर अपन ले नहीं रहे तो एल एल्फा इक्वल 1 अपॉन एल्फा, मल्टीपल कर दो 1 से करो तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर बाई 6 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस एल्फा की पावर 4 अपॉन 12 माइनस क्या हो गया 1। ये पावर बहुत बड़ी होगी, अपन इसको छोड़ देंगे, 1 से 1 चला गया। ठीक है, तो एल एल्फा इक्वल 1 अपॉन एल्फा, नीचे 6 लिया अपन ने बाहर, ठीक, नीचे एलसीएम ले लिया तो माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 3 एल्फा स्क्वायर रहा। ठीक है, बढ़िया आगे एल एल्फा इक्वल 1 अपॉन एल्फा, यहाँ पे रह गया 2 एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, यदि 2 से काटे तो 3, मीन्स एल एल्फा इक्वल 1 अपॉन एल्फा, एल्फा स्क्वायर बाई 3, एल्फा से एल्फा फिर कैंसिल हो जाएगा तो एल एल्फा फाइनली आपके पास क्या निकल के आया एल्फा अपॉन 3। बहुत स्पीडली कैलकुलेशन अपन ने की है तो किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपना काम यहाँ तक नहीं है, टेम्परेचर तक पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे देखिएगा, एल्फा की जगह क्या था mb अपॉन kt, तो एल एल्फा इक्वल 1 अपॉन 3, साथ में क्या आ गया जी mb अपॉन kt। यहाँ जब आप इसको देख रहे हो तो आपको ये लग रहा होगा कि कोई ना कोई t की टर्म यहाँ निकल गई। यदि t की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है तो अपन इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं यदि आपको कहूँ कि एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था, क्या था I बराबर क्या निकला था I नोट, और साथ में क्या था L एल्फा, जो भी इक्वेशन था वहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो I इक्वल टू I नोट 1/3 mb डिवाइडेड बाई क्या आ गया जी kt। बढ़ो आगे, I नोट क्या माना था m गुना n, तो I इक्वल टू m n 1/3 mb अपॉन kt। b बराबर क्या होता है म्यू नोट h होता है। ठीक है, तो I इक्वल क्या रहा m स्क्वायर n, b की जगह म्यू नोट h डिवाइडेड बाई 3 kt। बस वापस वही डेफिनेशन लगा दो। I क्या है, I और जाई में क्या रिलेशन होता है, I इक्वल होता है जी जाई इंटू एच, आगुर्णी तो है, तब अपन I की जगह वैल्यू क्या पुटअप कर दें जाई और h, किसके इक्वल आ गया m स्क्वायर n म्यू नोट h डिवाइडेड बाई 3 kt। h से h चला गया जी, आपको यहाँ तक पहुँचना है तब अपन ये कर रहे हैं। ठीक है, क्या मिला m स्क्वायर n म्यू नोट डिवाइडेड बाई 3 kt। मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन क्या टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है, तो देखिएगा टेम्परेचर ये फॉलो कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, m कांस्टेंट n कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, तो जाई कांस्टेंट प्रोपोर्शनल 1/t, मीन्स जो जाई होता है वो अनुचुंबकीय के लिए टेम्परेचर T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही लैंग्वेजिन की थ्योरी है, अपन यहाँ तक कि तब पहुँचे हैं। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि आप हमें इसमें ग्राफ बना के बताइए, तो एक तरफ अपन ग्राफ में जाई लेते हैं तो ये लो जाई, एक तरफ क्या लेते हैं टी, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ है तो ये क्या आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ गया। समझ आया पूरा? ठीक है, और ख़ास बात क्या है इसी नियम को, खास बात क्या है इसकी, इसी नियम को क्यूरी का नियम कहते हैं। किसका नियम है जी ये
क्यूरी का नियम। अब तक आपने पढ़ा था क्यूरी का नियम क्या है, तो आज आपने प्रूफ करके देखा है कि रियल में क्यूरी का नियम जाई इज प्रोपोर्शनल 1/t ही होता है। तो आगे से ऐसा कोई कह दे आपको, ये डेरिवेशन इस नाम से भी आता है, सिद्ध कीजिए क्यूरी का नियम जाई इज प्रोपोर्शनल 1/t होता है, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है, आइए टेलीग्राम पे, हम आपका इंतज़ार करते हैं, आंसर देंगे। थैंक यू।